हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों आज की क्लास में हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट कर देंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 20 फ्रॉम आर डी शर्मा बुक, लेवल 2 का क्वेश्चन है। अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए भी बहुत बढ़िया है क्योंकि यहां पर एक दूसरे चैप्टर का भी यूज होने वाला है। देखते हैं कि आप उस चीज को पहचान पाएंगे या नहीं कि कहां पर इसमें दूसरे चैप्टर का यूज हो रहा है। क्वेश्चन रीड करिए। An elastic belt is placed round the rim of a pulley of radius 5 सेंटीमीटर। हमें ये पता लग गया है कि इस पुली, ये एक सर्कल नहीं है, एक पुली है, इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। और बच्चों इसके ऊपर एक बेल्ट है, मतलब आप इमेजिन कर लीजिए कि इसके ऊपर एक बेल्ट है और जब इस बेल्ट को सेंटर के अलोंग यहां पर हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये यहां तक पहुंच रहा है और इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, इमेजिन कर लीजिए कि एक पुली के ऊपर एक बेल्ट है पूरे पे और जब आपने उसे यहां से होल्ड करके जब आपने उसे स्ट्रेच करा तो वो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, अब ये आपने लाइन भी ज्वाइन कर दी है, ये भी ज्वाइन कर दीजिए। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि यहां पर ये एंगल्स 90 फॉर्म होते हैं, मतलब टेंजेंट्स और रेडियस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इस क्वेश्चन में एक चीज ये दी है कि ये 10 सेंटीमीटर अवे हुआ है। कितना अवे हुआ है बच्चों? ये 10 सेंटीमीटर अवे हुआ है, मतलब इसके जो ये वाली डिस्टेंस होगी दैट इज 10 सेंटीमीटर। और बच्चों ये कितना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर क्योंकि ये रेडियस है। आगे कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द रिम ऑफ द पुली। मतलब ये हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक, मतलब ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसकी लेंथ क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। राइट स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमने माइंड में अपने ये सोचा, हमारे माइंड में ये बात आई कि अगर हमें ये रिमेनिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हमें पूरे में से ये लेंथ माइनस करनी पड़ेगी। मतलब रिमेनिंग लेंथ इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस, सी फॉर सर्कमफेरेंस माइनस दिस लेंथ। अब इस लेंथ का नाम क्या दें? हमने सोचा कि अगर यहां पे ये 0 है, मतलब ये दिस इज ओ सेंटर, तो यहां से लेके यहां तक ये एक सेक्टर फॉर्म हो रहे हैं। आप ध्यान से देखिए ये पूरे एक सेक्टर फॉर्म हो रहे हैं। तो ये जो चीज होगी यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन होगा इस पुली का दैट इज लेंथ ऑफ आर्क, एल। क्या हो जाएगा बच्चों? ये लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। अगर आप इसको ए नेम दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, तो ए बी आर्क जो होगा, ए बी आर्क जो होगा वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ए बी आर्क फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए? ए बी आर्क का फॉर्मूला था पाई आर थीटा ओवर 180 डिग्री। तो आपको क्या चाहिए बच्चों? थीटा। आपके पास जब तक ये वाला एंगल नहीं होगा आप इसको आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला काम अब आपको क्या करना है, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं आप बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने इस एंगल को थीटा लेट कर लिया है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स पता है। 90 के सामने वाली साइड क्या हो जाती है? हाइपोटेनस। एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर। एंड दिस वन इज द बेस। सो राइट नाउ वी हैव बेस एंड हाइपोटेनस। तो कौन सा रेशियो यूज करेंगे इन ट्रायंगल एओसी? बोलिए बच्चों, बेस और हाइपोटेनस के लिए कौन सा रेशियो यूज करते हैं हम? cos थीटा। वेरी गुड। cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इज 5, हाइपोटेनस इज 10, दिस इज 1/2। सो बच्चों अगर ये 1/2 होगा तो ये cos 60 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। राइट स्टूडेंट्स, अब ये 60 डिग्री आ गया तो बच्चों ये भी 60 हो जाएगा। तो टोटल मिला के कितना हो गया एंगल एओबी? देयरफॉर एंगल एओबी इज 60 + 60 दैट इज 120 डिग्री। कितना आ गया बच्चों? ये 120 डिग्री। सो नाउ यू हैव रेडियस, यू हैव सेक्टर एंगल, यू कैन इजिली फाइंड आउट द लेंथ। तो अब लेंथ ऑफ आर्क के लिए आप क्या करेंगे? लेंथ ऑफ आर, इसको कैपिटल एल ले लो यहां पे, जिससे कंफ्यूजन ना हो। दिस इज कैपिटल एल, ये वाली लेंथ है यहां से लेके यहां तक की। ठीक है, तो अब आपको लेंथ ऑफ आर्क यूज करना है तो पाई आर थीटा ओवर 180 डिग्री का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे आप। पाई की जगह पाई रहेगा, आर की जगह पे 5 आ जाएगा, थीटा की जगह आ जाएगा 120। अब वैसे थीटा की जगह अगर आप 60 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि आपको ये पूरा एंगल लेना है। फॉर्मूले में थीटा चलता है इसलिए हमने ऐसा करा। आप चाहो तो यहाँ थीटा की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हो, अल्फा यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट कोई भी चीज सेम नहीं होनी चाहिए, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, हमने इसको अल्फा ले लिया
तो एंगल एओबी कितना आ गया 120 विच इज थीटा अपॉन 180 डिग्री। तो बच्चों यहां से आपको एल की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। और उसके बाद देखते रहिए, आपसे पूछा इन्होंने लेंथ ऑफ रिमेनिंग बेल्ट, उसके लिए आपको क्या करना है 2 पाई आर माइनस दिस, ये जो यहां से रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट यहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो 2 पाई आर में पाई तो कॉमन आ जाएगा। मैंने आपको ये बोला था कि जब कभी भी कोई भी चीज आपको सेम मिले यहां पर तो आप उसको कॉमन ले लीजिएगा। जैसे पाई और आर दोनों कॉमन आ जाएंगे, टेक पाई आर कॉमन, 2 माइनस थीटा इज 120 एंड दिस इज 180। तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी और कंफर्टेबल और हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को यहां तक? सो बाय डूइंग दिस यू विल गेट द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बेल्ट विच इज ऑन पुली, विच इज ऑन रिम। क्लियर है यहां तक बच्चों? पहले बताइए यहां तक क्लियर है, तब हम आगे बढ़े। अब बच्चों सबसे पहले हमने क्या यूज करा? सबसे पहले हमने थीटा कैलकुलेट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के यूज से एंगल फाइंड आउट करा। ये 60 टोटल कितना हो गया 120। उसके बाद हमने ये ए बी आर्क जो इधर वाला है लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूले से फाइंड आउट करा। और ये जो लेंथ ऑफ रिमेनिंग बेल्ट थी इसको करने के लिए टोटल में से 2 पाई आर में से इतना पोर्शन क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, लेंथ ऑफ रिमेनिंग बेल्ट। तो बच्चों इतना कर लेने के बाद अब इन्होंने एक चीज और पूछी है क्वेश्चन में, लास्ट में ऑल्सो फाइंड द शेडेड एरिया। अब शेडेड एरिया जो आपको फिगर में दे रखा है बच्चों ये है, इसको जरा ध्यान से देखो, ये है शेडेड एरिया। इस एरिया को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब आगे आपको सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही करना है मोस्टली कि आपको शेडेड एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बच्चों इस पोर्शन के लिए दिमाग लगाओ, अगर आप ए ओ बी सी, ध्यान से देखो, ए ओ बी सी में से ये सेक्टर माइनस कर दो तो ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो आपको यहां पे क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर करना है। बोलिए बच्चों ये बात समझ में आ गई सबके? ये स्ट्रैटेजी आपको हमारी समझ में आ गई इस क्वेश्चन में? बोलिए एवरीवन, इज इट क्लियर टू यू? अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना क्या बहुत मुश्किल काम है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल्स में डिवाइडेड है। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी की जरूरत है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी के लिए ये हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा बेस। सो दैट्स व्हाई यू नीड एसी। अब आपको किसकी जरूरत है? एसी। एसी के लिए आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम यू विल इजीली गेट एसी। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करनी है तो भी आपके पास एक चॉइस है, यू कैन यूज 1060 in triangle AOC. You can apply 1060 degree. As we all know that this angle is of 60 degree, so 10 is perpendicular upon base. तो एंगल के सामने वाला AC हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा 5. So 1060 is √3 AC upon 5. तो AC कितना आ गया 5√3. बच्चों AC कितना आ गया 5√3. इसकी हमें जरूरत थी 5√3 की, क्योंकि हमें यहां पर क्या अप्लाई करना है, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पे क्या यूज करेंगे, 2 टाइम्स। 2 क्यों यूज कर रहा हूं मैं? क्योंकि एक ऊपर वाला ट्राइंगल एक नीचे वाला ट्राइंगल। 2 टाइम्स हाफ बेस ले लिया हमने, कितना, बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 डिग्री। तो बच्चों हाफ से हाफ ये कैंसिल हो गया, बेस की जगह आ गया 5√3 और हाइट की जगह आ गया 5, पाई आर हो गया 5 एंड थीटा इज 120 डिग्री। पूरा एंगल लेंगे बच्चों 120, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरा एंगल लिया जाएगा 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ये कैंसिल हो गए, 3 आ गया। Here you can take 5 स्क्वायर कॉमन, क्योंकि यहां पे भी 5 स्क्वायर हो रहा है और यहां पे भी 5 स्क्वायर हो रहा है, और बाकी आपको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना होगा। ठीक है बच्चों, तो एंड की कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आराम से ट्राई करिएगा। वैसे बुक में तो इसका आंसर जो है वो पाई में ही दिया हुआ है, तो अब बुक में दिया हुआ है तो आप भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके टीचर्स स्कूल में अलाउ कर देते हैं कि आपको पाई या इस तरीके से आंसर अलाउड है देना, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबके बच्चों ये क्वेश्चन?
थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, मजा इसलिए आया इस क्वेश्चन में क्योंकि इसमें 2-3 चीजें हुई। सबसे बढ़िया बात कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी दूसरे चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं जस्ट फॉर द कैलकुलेशंस हमारी इजी हो जाए। मतलब यहां पर बुक में पाइथागोरस थ्योरम यूज है 5√3 निकालने के लिए, पर हम क्यों यूज करें 5√3 पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज करें जब हमें ट्रिग्नोमेट्री पूरी अच्छी तरीके से आती है, हमें पता है कि कब कौन सी साइड के लिए कौन सा रेशियो यूज किया जाएगा। अगर आपके पास एक एंगल है और एक साइड है तो फिर आप आराम से बाकी की साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आपका सेक्टर वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सबको एक क्वेश्चन समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? जल्दी पूछिए अगर किसी को कोई डाउट है तो। चलिए ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिएगा। बच्चों बोर्ड विजिबल है प्रॉपर आपको? माधव बोर्ड विजिबल है आपको? वेरी गुड। चलिए सेगमेंट के फॉर्मूलाज नोट डाउन करिए जल्दी से। पहले मैं आपको बताता हूं कि सेगमेंट होता क्या है। एक बार बता चुका हूं आपको पहले भी, बट अब एक बार आज फिर से डिस्कस करते हैं सेगमेंट के बारे में। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही करने हैं हमें इसके। बच्चों सेगमेंट, अगर आपको एक सर्कल में सेक्टर दे रखा है ये वाला पोर्शन, तो ये जो यहां पे कॉर्ड होती है ड्रॉ, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। तो कॉर्ड जो है सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड दिस पार्ट इज नोन एज सेगमेंट, राइट? माइनर सेगमेंट, मेजर के लिए दैट अपर पोर्शन इज मेजर सेगमेंट। तो बच्चों यहां पे हमने क्या देखा कि अगर हमें ये सपोज करिए सेगमेंट इज द शेडेड पार्ट, राइट? और मुझे ये शेडेड पार्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर ये ट्राइंगल माइनस कर दें तो ये शेडेड पार्ट आ जाएगा। तो स्ट्रैटेजी फिर से हमारी बन गई है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या फिर एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए व्हाट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एरिया ऑफ सेक्टर एंड देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट? अब बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें मालूम है पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 डिग्री, दैट्स इट, दिस इज वेरी सिंपल, पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 डिग्री। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या करें? बड़े सारे फॉर्मूलाज हैं, हाफ बेस इनटू हाइट है, हेरॉन्स फॉर्मूला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला था 23, 31, 12 वाला। तो देयर आर लॉट्स ऑफ फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट ट्राइंगल। बट आज आप एक और नया फॉर्मूला सीखने जा रहे हो जब आपको ट्राइंगल में वर्टिकल एंगल गिवन हो। मतलब वैसे ये सेक्टर एंगल है बट ट्राइंगल के लिए कौन सा एंगल है? वर्टिकल एंगल, क्योंकि ये दोनों इसके बेस एंगल्स हैं। दिस अपर एंगल इज कॉल्ड वर्टिकल एंगल। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है? सो दिस इज वेरी इजी, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। बच्चों यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट साइन थीटा अपॉन 2। कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं कि साइन थीटा अपॉन 2 है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये दिस इज साइन थीटा बाई 2। मतलब इफ यू हैव 120 डिग्री, जैसे सपोज करिए कि आपके पास थीटा 120 डिग्री है, अभी पिछले क्वेश्चन में थीटा 120 था, तो आप यहां पे 120 नहीं पुट करेंगे, आप क्या पुट करेंगे? 120 अपॉन 2 दैट इज 60 डिग्री, ठीक है बच्चों? तो ये इसका एक फॉर्मूला जो है वो यूज किया जाता है। बच्चों एनसीईआरटी बुक में इसका एक और फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है? जो बच्चे एनसीईआरटी बुक में देखेंगे उनको ये फॉर्मूला बताया जाता है, और आरडी शर्मा में ये फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, बट दोनों से रिजल्ट सेम आते हैं। बेसिकली इस फॉर्मूले की जरूरत तब पड़ जाती है जब थीटा की वैल्यू होती है 120, क्योंकि आप सबको अगर मैं यहां पे कह दूं कि भैया 120 पुट करो तो आप सब घूम जाओगे, क्योंकि साइन 120 हमने आपको नहीं सिखाया कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है? हमने आपको सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में बताया, लाइक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, राइट? तो इस केस में अगर सपोज करो थीटा 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ये एनसीईआरटी में है, ठीक है? और ये ऊपर वाला जो है बच्चों वो किस में है? आरडी में है। तो यहां पर एनसीईआरटी का फॉर्मूला हो गया, और ये किसका हो गया बच्चों? आरडी का फॉर्मूला हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें बस अब आप क्या करते हो, इसमें आप एक ज्यादा से ज्यादा बस ये आर स्क्वायर कॉमन ले पाओगे। इसकी कैलकुलेशन तो बहुत ही ह्यूज होती है। टेक आर स्क्वायर कॉमन, पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन
थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ये आ जाएगा बच्चों। आगे सबके समझ में, किसी को कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? कॉपी कर लीजिए बच्चों ये फॉर्मूला जल्दी से, सारे स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को कॉपी कर लें। क्लियर हो गया बच्चों आपको ये फॉर्मूला? किसी को कोई डाउट तो नहीं? बेटा ये पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल में इतना पोर्शन सेक्टर है, सेक्टर में से अगर ये ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये शेडेड पार्ट आ जाएगा। इस शेडेड पार्ट को हम बोलते हैं सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, राइट। हमने यहां पे पुट करा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर है पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 डिग्री, एरिया ऑफ ट्राइंगल है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, जिसमें मैंने आपको बताया कि दिस इज थीटा बाई 2 नॉट साइन थीटा अपॉन 2, देयर इज अ बिग डिफरेंस, राइट। सो if we have theta 120, so here we take 120 upon 2, that is 60 degree, right? और एक एनसीईआरटी में फॉर्मूला चलता है, that is हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। उसके बाद एक आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बाकी आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा। बच्चों अगर कभी कभी मेजर सेगमेंट के बारे में बात करते हैं तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए आप एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर को माइनस कर देंगे। मतलब इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए आपको पूरे सर्कल में से ये वाला पोर्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, देन यू विल गेट दिस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका तो ये इतना बड़ा सा फॉर्मूला होता है, यही पुट कर देंगे, फिर कॉमन ले लेंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे, पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। पर बच्चों मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं कि सेगमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसके क्वेश्चंस नहीं है ज्यादा। मेजरली क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में आते हैं बच्चों, वो अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे, दैट इज एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल्स। मतलब जिसमें बहुत सारे सर्कल्स आपस में कंबाइन होते हैं, उनके शेडेड पोर्शंस निकालने होते हैं, या फिर रेक्टेंगल में सर्कल होता है, सर्कल में रेक्टेंगल होता है, तो शेडेड पोर्शंस बताने होते हैं। वो क्वेश्चंस जो 30-40 क्वेश्चंस हैं, दैट ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट एज इट इज द पार्ट ऑफ द चैप्टर, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको एक एक चीज प्रॉपरली बताएं और सारे इनके पॉइंट्स क्लियर कर दें कि कहां कौन सी बुक में क्या चीज है। आप कहीं अटको ना, आपको कोई प्रॉब्लम फील ना हो, आप कहो सर ये तो एनसीईआरटी में अलग फॉर्मूला है, आरडी में अलग फॉर्मूला है, कौन सा यूज करना है। आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि एक टीचर्स को क्लियर होती हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब एक आध क्वेश्चन इसका आप देख लो, मतलब आरडी में भी इसके ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है बच्चों। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड, इसके बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल व्हेन द सेक्टर इज 120 डिग्री। देखो वही चीज आ गई, थीटा कितना आ गया 120 डिग्री, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21। सो यू हैव आर, यहां पे आ जाएगा 21, यहां पे आ जाएगा 120, यहां पर आ जाएगा 120, यहां पर आ जाएगा 120। बहुत सारी कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। Next question is also same. A chord AB of the circle of radius 10 makes a right angle. बच्चों क्लियरली मेंशन है कि इस बार सेक्टर एंगल कैसा है हमारा, राइट है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, एंड आर इज 10 सेंटीमीटर। तो बस वैल्यू पुट करिए एंड यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ। अच्छा इसमें मेजर माइनर दोनों पूछा है, तो आप एक काम क्या करोगे, पहले आप माइनर निकाल देना, ठीक है, फिर आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल देना, दोनों को माइनस कर देना, यू विल गेट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ। सेम थिंग बच्चों, सेम थिंग, सब में एक ही सी चीज पूछ रही है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रखा है, रेडियस 21 है, आर्क 60 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। फॉर्मूला आता है लेंथ ऑफ द आर्क का, पाई आर थीटा ओवर 180 डिग्री। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द आर्क, पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 डिग्री। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड बाय द आर्क। सेगमेंट पूछना चाह रहा है, तो सेगमेंट के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बच्चों इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आप बस लेवल 1 के क्वेश्चंस कर लीजिएगा। 5 एग्जाम्पल्स आर देयर, उतने ही कर लीजिए, काफी हैं, इसके ज्यादा आगे कुछ है नहीं करने को।
नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स जो हमारा इसका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, दैट इज एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। देखिए बच्चों, इसके क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था, इस टाइप के क्वेश्चंस में सर्कल के अंदर रेक्टेंगल होगा। क्या होगा बच्चों? सर्कल के अंदर रेक्टेंगल, और आपसे कहेंगे रिमेनिंग पोर्शन बता दो। थोड़ा सा ट्रिकी भी होते हैं क्वेश्चंस, सोच समझ के करने हैं आपको। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है, ये देखिए, ठीक है, और आपको ABCD दे रखा है और इसके डायमेंशंस हैं 8 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, A, B, C एंड D। आपसे कह रहे हैं शेडेड पार्ट बताओ। आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना बच्चों कि शेडेड पार्ट के लिए कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमेशा कुछ ना कुछ किसी में से सब्ट्रैक्ट ही हो रहा होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल में से इस बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद नहीं है तो यही गेम रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। आपको फॉर्मूला सारे लर्न होने चाहिए, जितने भी प्लेन फिगर्स हैं, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, हर ट्रेपेजियम, हर एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल लाइक 8 and 6, बट वी डू नॉट हैव द वैल्यू, डू नॉट हैव रेडियस। रेडियस के लिए क्या करेंगे हम? फिर से आपने यहां पे ये सोचा कि अगर आप इसे ज्वाइन कर देते हो, राइट, तो ये जो जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा बच्चों? ये डायगोनल, और सर्कल का क्या हो जाएगा? ये डायमीटर, ठीक है। तो इसका डुअल रूल हो गया, ये डायमीटर भी हो गया, ये डायमीटर भी हो गया, और ये डायगोनल भी हो गया, दोनों चीजें हो गई हैं, डायमीटर एज वेल एज डायगोनल। सो बच्चों, अब आपको ये भी मालूम है कि रेक्टेंगल में ये 90 होता है, अगर ये 6 है, ये 8 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप लोग इतने बड़े हो चुके हो कि मुझे आपको यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है कि ये रेक्टेंगल से 10 आ रहा है, मतलब सॉरी पाइथागोरस से 10 आ रहा है, अब आप इसको कर सकते हो। तो बच्चों, अगर ये 10 आ गया तो डायमीटर अगर 10 आ गया है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, राइट। तो रेडियस कितना ले लेंगे आप? 5 पाई आर स्क्वायर माइनस एल इंटू बी करेंगे, यहां पाई आ जाएगा, आर की प्लेस पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस एल इज 6 and 8, 25 पाई माइनस 48, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है बच्चों। यहां पे सारे आंसर्स पॉइंट्स में दे रखे हैं, तो आपको पाई की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी यहां पर, और पाई की वैल्यू आपको दे रखी होती है क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखी है 3.14, तो आपको 3.14 ही यूज करनी है, 22.7 यूज आप नहीं करेंगे, आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, ऐसे और क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चंस इजी हैं, आप लोग कर सकते हो, डायग्राम देखते रहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर.डी. शर्मा का एग्जाम्पल 2, एक रेक्टेंगल दे रखा है बच्चों, इस रेक्टेंगल में ये एक पोर्शन जो है इन्होंने हटा दिया है, इतने पोर्शन का इन्होंने आपसे पूछा है शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा। दिस इज अगेन वेरी इजी, ये 20 हो गया बच्चों, ये गिवन है 20, और ये हो गया 14, ठीक है। रेक्टेंगल में अगर आपको LOB दे रखा है तो आप एरिया तो फाइंड आउट कर ही लोगे, यहां पर आपको ये चीज माइनस करनी पड़ेगी। सेम थिंग, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्या है ये बच्चों? सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल को क्या चाहिए? रेडियस। तो रेडियस है हमारे पास, रेडियस यहां से आएगा, ये जो 14 है ये डायमीटर भी हो जाएगी और ब्रेथ भी हो जाएगी, तो डायमीटर अगर 14 होगा तो रेडियस कितना होगा? बच्चों रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, राइट। अब यहां पर आप फिर से यूज करोगे L इंटू बी, यहां पर यूज करोगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, सो L की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 14, पाई की जगह पाई, 2 की जगह 2, और आर की जगह क्या आ जाएगा? 7। सबको सॉल्व करके माइनस करके यू विल गेट द आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए बच्चों, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स में पूछे आते हैं क्वेश्चंस, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए, इसमें है तो कुछ नहीं कि आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, बस कैलकुलेशंस ठीक होनी चाहिए, आंसर्स ठीक मैच होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में मिलते हैं, जो मैं आपको अभी करा रहा हूं। इसके बाद जब लॉन्ग क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको बता दूंगा कि वो 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। बच्चों एक और क्वेश्चन है ऐसे ही, दिस टाइम वी हैव स्क्वायर, स्क्वायर दे रखा है हमें एक बड़ा सा, और स्क्वायर में इन्होंने क्या करा, एक सेमी सर्कल इधर
और एक सेमी सर्कल इधर, ये आ गया, राइट। अब कह रहा है शेडेड पार्ट बताओ। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। आपको क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर, देखिए जो बड़ी फिगर होती है हमेशा उसी में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से आप माइनस कर दोगे ट्वाइस द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है बच्चों, ट्वाइस क्यों करा, क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे है, तो इसीलिए यहां पर आपने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और अब जब आप फॉर्मूला पुट करोगे, दिस इज साइड स्क्वायर 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा। और बच्चों आर की क्या बात है, यहां पर आर होगा आपका, दिस इज 7 तो साइड कितनी हो गई बच्चों 14 का स्क्वायर, पाई और आर कितना हो गया 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको ये क्वेश्चन? यहां तक किसी को कोई डाउट? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस को करने में आपको। बच्चों इस चैप्टर में से कुछ डिलीट हुए? नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों ये कह रहे हैं हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड द रेक्टेंगुलर फील्ड 70 एंड 52। दिस इज 70 एंड दिस इज 52, राइट। तो 70 और 52 में ये एक पोर्शन जो है, अगर यहां पे हॉर्स होगा तो ये ठीक है, ये कितना पोर्शन कवर कर लेगा, यहां तक का कर लेगा नहीं कर लेगा बताओ? इतना ही तो पोर्शन, ये थोड़ा यहां से यहां पहुंच जाएगा, जब इसको आपने यहां पे बांधा हुआ है तो ये इतना ही पोर्शन कवर करेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आप बताओ द हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड द रेक्टेंगुलर फील्ड 70 एंड 52 इज अटैच्ड टू वन कॉर्नर बाय अ रोप ऑफ 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब ये जो रोप है दिस इज 21, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं एरिया, हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज। इसमें 70 और 52 का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ इतना सा पोर्शन कवर करना है। ये 90 है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, सिंपली दैट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। फर्स्ट डे आपको बताया था, आर की वैल्यू 21 पुट कर दीजिएगा, आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन है, उसमें स्क्वायर दे रखा है और उसके चारों कॉर्नर्स पे ऐसे दे रखेंगे क्वाड्रेंट्स वाले। तो यहां पर आप क्या करोगे, 4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। रेडियस यहां पर भी गिवन है आपको, सिर्फ आपसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क, मतलब ये पूरा पार्क है और ये डायमेंशन गिवन है 100। कितनी है बच्चों 100। तो साइड का स्क्वायर माइनस कर देंगे 4 टाइम्स द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, कल हम और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे स्टार्ट। ठीक है, अभी टाइम कितना रिमेनिंग है, टाइम बचा है अभी। यहां तक के क्वेश्चंस बच्चों आपको समझ में आ रहे हैं, किसी को कोई डाउट? ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? ये सारे एग्जाम्पल्स आर डी शर्मा में हैं, लाइन से अगर आप देखते जाओगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं ड्रेन कवर्स आर मेड, ड्रेन कवर्स बनाए जा रहे हैं स्क्वायर मेटल प्लेट से, साइड 40 है और 441 होल्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर ईच ड्रिल्ड इन इट, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग स्क्वायर प्लेट। दिस इज वेरी सिंपल, आपको रिमेनिंग के लिए माइनस करना पड़ेगा। एक पूरी स्क्वायर प्लेट है और स्क्वायर प्लेट में से 441 होल्स निकाले जा रहे हैं। कितने निकाले जा रहे हैं, 441, दिस इज द क्वांटिटी। और एक का जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है 1, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.5। ये बात समझ में आ गई सबके? और स्क्वायर शीट की डायमेंशन कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, दिस इज 40 सेंटीमीटर और ये हो गया 441। तो एरिया ऑफ शीट, मेटल शीट इज इक्वल्स टू 40 स्क्वायर, 1600 आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड नंबर ऑफ ईच होल इज पाई आर स्क्वायर। सो पाई 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। और बच्चों इनकी क्वांटिटी कितनी है 441, तो 441 इंटू पाई अपॉन 4, ठीक है।
पाई आर स्क्वायर, आर कितना होगा 1/2, 0.5 मतलब 1/2, ठीक है। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन पूछ रहा है, कह रहे हैं जब ये ऐसे प्लेट्स निकलेंगे, इतने सारे होल्स होंगे, तो रिमेनिंग पोर्शंस क्या होंगे, जैसे ये से जो बच जाता है पोर्शन वो बताना है। एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ शीट माइनस एरिया ऑफ 441 होल्स, तो दोनों वैल्यूज पुट करके माइनस करके आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहे हैं आपको ये क्वेश्चंस? कल के क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग होंगे, और हमारी कोशिश ये है कि इसी वीक हमारा ये चैप्टर विद इन 2 और 3 क्लास चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना होगा मुझे बता दीजिएगा बच्चों। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरीके से करने हैं, ठीक है। अभी क्लास लिफ्ट मत करिएगा, मुझे आपसे एक बात करनी है। ओके बच्चों, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू।